बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। कल हमने 2.1 यानी पहले हमने सीखी थी, आज हम 2.2 करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है। ऐसी सीक्वेंस सीक्वेंस तो आप समझते हैं ना, जिसमें नंबरों की जो तरतीब है एक अंदाज से बदले, खास अंदाज से, उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, वो उसकी कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे यही आपके सामने है। उसके लिए बेटा आप देखें कि ये एक आपको सीक्वेंस नजर आ रही ना, 2 4 6 8, एक ये देखें, ये भी एक सीक्वेंस है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो नंबरों की जो चेंज होने का जो अंदाज है, या कह लें कि किसी भी दो नंबरों का फर्क ले लें। पहले दो का ले लें, पहले दो 4 और 2, इसका फर्क लें, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगले दो का लें, 6 और 4 का लें, यानी इसका और इसका फर्क लें तो इसका जवाब भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगले दो का ले लें, यानी इसी तरह इस सीक्वेंस में भी आप देखें, किसी भी दो नंबरों का फर्क लें। इसमें इस सीक्वेंस में अगर देखें ना, तो आप 6 और 3 का डिफरेंस लें तो आपको नजर आएगा, मिल जाएगा 3। आप 9 और 6 का लें तो आपको फिर कितना आ जाएगा, ये भी 3 मिल जाएगा। तो ये जो अगर सीक्वेंस की जो रकमों के दरमियान जो फर्क है, वो अगर एक जैसा रहे किसी भी दो सीक्वेंस की, ये सिर्फ ये नहीं कि इस 4 टर्म के आगे जितनी भी टर्म आ रही सामने आगे ये फर्क एक जैसा रहे, तो ऐसी सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब इस फर्क को, जो हमने फर्क मालूम किया है, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को बेटा डी बोलते हैं। तो यानी अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें, पहले तो इसका डी आया था 2, तो यानी हम कहेंगे इसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 है, यानी डी की वैल्यू 2 है। इसी तरह इस दूसरी सीक्वेंस में डी की वैल्यू 3 है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 3 आया था, ये डी की वैल्यू 3। अब ये तीसरी सीक्वेंस देखें बेटा, इसमें जो डिफरेंस है, ये है तो सीक्वेंस, इसमें तरतीब क्या है कि हर अगला नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, 2 2 4 4 2 8 8 2। लेकिन ये कह लें कि अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो एक जैसा नहीं है। ठीक है, ये मैं कांटा लगा देता हूँ, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। इसके बाद बेटा अगर हम देखें कि सीक्वेंस जो हमारे पास है अरिथमेटिक सीक्वेंस, उसका हमारे पास फार्मूला क्या है, वो हम देखते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला क्या होता है। उसी फार्मूले का सीक्वेंस के फार्मूले को बेटा nth टर्म भी बोलते हैं, सीक्वेंस के फार्मूले को जनरल टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं, लेकिन आमतौर पर ये nth टर्म और जनरल टर्म ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये असल में होता फार्मूला है सीक्वेंस का। अब अगर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात करें, तो उस अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो फार्मूला ये वाला होता है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहेंगे ये चीजें क्या है, चलो हम a1 तो कहते हैं फर्स्ट टर्म को, किसको कहते हैं, फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म। और बेटा इस फर्स्ट टर्म को मैंने a1 लिखा है, बाद में सिर्फ a भी लिखा होता है, तो इसमें परेशान नहीं होना। अगर a लिखा है तो ये से कर ले, मैंने यहाँ पर a1 लिखा होता है, आगे वाज़ेह हो जाए, फर्स्ट टर्म को ज़ाहिर कर रहे हैं। और यहाँ पर n क्या है, n है टर्म का नंबर, जिस टर्म को हम मालूम करना चाहते हैं। और d से आपको मुराद है, पता है आपको कि d से मुराद उस सीक्वेंस का डिफरेंस जो होता है वो हमने लेना होता है। ठीक है, तो an किसके बराबर हुआ, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास ये सीक्वेंस है, और आप जानते हैं ये 2 4 6 8, ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब इस फार्मूले का फायदा क्या है, जनरल टर्म का या nth टर्म का या फार्मूले का, इसका फायदा ये होता है बेटा कि इसकी मदद से हम सीक्वेंस की जो मर्जी टर्म चाहें मालूम कर सकते हैं। जो टर्म चाहे, मैं मुझे इसकी टर्म चाहिए जी 50 वाली टर्म चाहिए, कि सीक्वेंस की 50 वाली टर्म क्या है, इस फार्मूले से मिल जाएगी। मुझे 1000 वाली चाहिए, जो भी चाहिए हमें दे देगा फार्मूला, या बहुत मुख्तसर वक्त में ये हमें वैल्यू दे। मिसाल के तौर पर हमने आसानी के लिए हमने इसकी 5वीं टर्म मालूम करनी इस सीक्वेंस की। वैसे तो हमें पता है इसकी 5वीं क्या है, पहली 2 है, 4 है, 6 8 है, तो 5वीं इसकी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। लेकिन इस फार्मूले से हम कैसे मालूम करेंगे, तो बेटा इसके लिए हमें फार्मूले के लिए डाटा लिखना पड़ेगा। सबसे पहले सीक्वेंस की पहली टर्म लिखेंगे, वो कितनी आ रही, 2 आ रही, फिर डी भी लिखेंगे, और एन की वैल्यू जितनी हमने टर्म फाइंड करनी है वही होती है, तो यहाँ पर एन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए आप कि हमारे पास जो a5 है, an है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या लेंगे बेटा, 5 लेंगे, क्योंकि हमें 5वीं जो टर्म इसकी फाइंड करनी है। तो n की जगह पे a5, a1 हमारे 2 आ रहा है, तो n की जगह फिर 5 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या आ जाएगा, 2। तो ये 2 वैसे ही 5 में से गया 4, 4 2 बार कितना होता है, 8, 2 जमा 8 कितना हो गया, 10। इसके बाद बेटा ये हो गया, हमने देखा हमने कि इस फार्मूले की मदद से हमने इसकी 5वीं टर्म मालूम कर ली। अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है
जिसमें हमने ये बताना है कि आया कि जो आपको सीक्वेंस दी गई है कि वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए डिफरेंस का एक जैसा होना जरूरी है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है। हमने क्या किया कि हमने पहले दो टर्मों का डिफरेंस लिया, फिर अगली दो का लिया, तो हमने देखा कि डिफरेंस एक जैसा है। अगली दो का भी लिया, डिफरेंस एक जैसा ही है। तो देखो 10 और 7 का लिया 3 आया, 13 और 10 का लिया फिर भी कितना है 3 आया। तो ये ठीक है, डिफरेंस एक जैसा आ गया, तो हम इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस बोल देंगे। तो ये मैंने लिख दिया, यस दिस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस, या एन भी साथ लिख लें, दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। आगे चलते हैं। आगे बेटा जो हमारे पास है ये हमें नजर आ रही सीक्वेंस, तो इसमें भी हमने चेक करना है। तो हमने पहले इन दोनों का डिफरेंस लिया, 3 में से -2 में से 3 माइनस, हमेशा याद रखें ये वाली वैल्यू पहले, ये बाद में आनी होती है। इस तरह हमने इसका और इसका डिफरेंस लिया, -7 और 2 का। देखो -7 में से माइनस किया -2, ये ब्रैकेट लगानी नहीं बोली ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो देखा आपने पहली दो का डिफरेंस लिया, ये भी कितना आ रहा है -5, और इनका डिफरेंस लिया, ये भी कितना आ रहा है -5। तो डिफरेंस एक जैसा, जिस वजह इसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस बोल देंगे। इस तरह बेटा तीसरा सवाल है, वो आप देख सकते हैं कि तीसरे सवाल में जो हमारे पास सीक्वेंस है, डिफरेंस लिया हमने 4 और 1 का, फिर 9 और 4 का लिया, और इस पहले ही 2 का डिफरेंस लिया, 3 आया, तीसरी और दूसरी का डिफरेंस लिया 5 आया। तो हम इनका इन सीक्वेंस की टर्म का जो डिफरेंस है, सीक्वेंस की टर्म का, वो एक जैसा नहीं है, जिस वजह से हम इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं कहेंगे। जी बेटा, इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें एक फार्मूला दिया है, उसकी हेल्प से हमने सीक्वेंस मालूम करनी है। फार्मूला हर सवाल में, दूसरे सवाल के हर पार्ट में फार्मूला दिया, जैसे इस सवाल में ये फार्मूला दिया है an 4n-3। तो इसकी हेल्प से सीक्वेंस कैसे फाइंड करनी, तो इसके लिए बेटा हम सिर्फ n की 3 वैल्यूज पुट कर लेंगे, काफी है। तो 3 वैल्यूज की मदद से हमें पता चल जाएगा कि वो सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले हमने 1 लेना है, फिर 2 लेना है, 3 लेना है। किस फार्मूला पुट करना है, जो फार्मूला उसने दिया है। तो सबसे पहले n की वैल्यू हमने 1 ली है, तो 1 इसमें पुट किया, a1, 4 वैसे के वैसे, n की जगह फिर हमने क्या पुट किया 1, तो ये -3, 4 एक बार 4, ये 4 में 3 के 1, तो पहली टर्म हमें मिल गई बेटा कितनी, 1 मिल गई। अब हमने इसकी दूसरी टर्म फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें बेटा इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी। ये देखो मैंने n की वैल्यू 2 ली, तो हमने n की वैल्यू 2 ली, वो इसमें पुट की, इसको मजीद हल किया, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। इस तरह बेटा हमने n की वैल्यू 3 ली, उसी फार्मूले में पुट करनी है। तो हमने जब इसको पुट किया तो 4 n की जगह पे 3 आया, ये -3 वैसे, 4 3 बार 12, -3, 12 में से 3 के 9। तो हमें 3 टर्म्स मिल गई। कौन कौन सी मिल गई, पहली टर्म 1 मिली है, दूसरी 5 मिली है, और तीसरी क्या मिली है, 9 मिली है। तो इस तरह बेटा हमें ये सीक्वेंस की 3 टर्म मिल गई है, तो 3 लिख के आगे हमने कॉमे लगा देने, तो आगे लिख देंगे यही हमारी सीक्वेंस जो हमने मालूम करनी। इस तरह इसके बाद आप देख लें कि बेटा इसका ये चौथा पार्ट है, दूसरा और तीसरा आपने खुद करना है। इसमें भी 3 वैल्यूज पुट की है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी आपने आगे से खुद ही कर लेना। इसके बाद आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं बेटा। 3 में हमें वो क्या कह रहा है, 3 में कहता है कि हर सवाल की आपने जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो जनरल टर्म फाइंड करने का वो फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, वो फार्मूला वही जो अभी हमने डिस्कस किया था। मैं आपको फिर जरा ये देखें, ये फार्मूला हमने पहले पढ़ के हैं, an बराबर a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसकी हमने nth या जनरल टर्म फाइंड करनी, इस फार्मूले की मदद, ये ख्याल रखना है। तो बस सिंपल हमने a1 की वैल्यू पुट किया करनी है और d की पुट किया करनी, बाकी हमने किसी चीज की वैल्यू नहीं पुट करनी, क्योंकि n टर्म तो मालूम करनी है, तो n की वैल्यू n ही रहेगी। तो देखें आपने पहली सीक्वेंस है, तो a1 की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, 6 आ रही है, और d की वैल्यू कैसे आएगी, इसी 2 को माइनस कर ले, मैंने पहली 2 को माइनस किया, तो d की वैल्यू 7। ये फार्मूला मैंने दोबारा लिख दिया। इस फार्मूले में बेटा ये देखें, ये फार्मूला मैंने लिखा है इधर भी, a1 की जगह पे 6 आ जाएगा, n वैसे आ जाएगा, n-1 वैसे आ जाएगा, d की जगह पे क्या आ जाएगा 7। अब 7 को n से मल्टीप्लाई किया 7n, 7 को 1 से किया 7, ये 6 और ये -7 हल हो गए, क्या आ जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 7 हल कर कितना आ जाएगा -1। तो बेटा इसका जवाब क्या लिख दिया, -1। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं, मजीद देखते हैं कि हमें वो क्या कह रहा है। सवाल नंबर अगर 3 की बात करें, उसमें भी आप मैंने ये लिख दिया, a1 हमारा 4 आ रहा है, d कितना आ रहा है 5, 2 को माइनस किया, तो ये आगे ये फार्मूला लिखा है, फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं। तो ये देखें, ये फार्मूले में वैल्यूज पुट हुई हैं। तो ये भी बेटा आपने इसको देख लेना है, a1 की जगह 4 आ जाएगा, आगे अब d की जगह पे 5 आ जाएगा, ये n-1 वैसे ही, n की वैल्यू नहीं पुट होनी इन सवालों में। तो 4 फिर वैसे 5 को n से मल्टीप्लाई किया 5n, और 5 को 1 से किया, कितना हो गया 5, तो 4 - 5 कितना रहेगा -1, तो ये रह जाएगा 5n, तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई 5। यही हमारी जनरल टर्म है बेटा। जनरल टर्म में ये ख्याल रखें कि एंड पे जो जवाब आया उसमें n इन्वॉल्व होना चाहिए, उसी को तो हम फिर n टर्म बोलेंगे ना। अगर n ही इन्वॉल्व नहीं है तो हम कैसे। इस तरह ये चौथा सवाल मैंने एक्सप्लेन नहीं किया,
ये आप देख सकते हैं, मैं सोल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है, आप वैसे नजर मान लें। यहाँ तक ये गया आपका, फिर आगे देखें ये इस तरह, ये आपने किया नहीं बल्कि ये आपने खुद ही करना है। तो सिंपल है ये, नहीं सॉरी, ये चौथा सवाल है, चौथा सवाल का मेथड चेंज हो जाता है, तो वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन इसको करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमने क्या करना है, हमने n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू कैसे निकालनी है हमने, वो हम अभी इसको देखते हैं। तो हमें कुछ डाटा दिया है उसने 147, ये हमें नजर आ रहा है ना, ये हमने डाटा हमें मिला है जी। ये पेज आगे पीछे हो गया, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये हमें सीक्वेंस दी है, देखें ये वाली सीक्वेंस नजर आ रही है। तो ये बेटा ये जो लास्ट टर्म है ना, इसको आपने ए एन का नाम देना है। इस सवाल में हमने असल में करना क्या है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने कहा क्या है, उसने कहा कि भाई ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में ये टर्म आ रही 91, ये बताइए कौन सी टर्म है। तो हमें तो नहीं ना पता ये ए, ये पांचवी टर्म है, छठी टर्म है, पता ही नहीं कौन सी, तो इसकी जगह पे हमने ए एन लिख दिया। तो सादा अल्फाज में जो आखिरी वैल्यू होगी ना, इसको बेटा आपने ए एन का नाम देके, बाकी ये ए वन है, वो पहली टर्म को कहते हैं, तो 1 आ रहा है। डी कैसे है, किसी को दो को माइनस कर लें, ठीक है। जब आप ये कर लें, तीनों को आपने नाम दे देना, फिर हमने वही फार्मूला इस्तेमाल करना है जो हमने पीछे किया है। एपी वाला ये लिखा है, नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये देखें, इसका फार्मूला लिखा है ए एन बराबर ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके बाद बेटा ये फार्मूले में आपने देखो ए एन की जगह पे 91 आ जाएगा, ए वन की जगह पे 1 आ जाएगा, डी की जगह पे 3 आ जाएगा, एन की जगह पे नहीं आएगा क्योंकि एन की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है। मजीद ये है कि इसको आगे हल कैसे किया गया ये देख लें आप। ये देखें यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट की हैं, तो ए एन की जगह पे 91, ये 1 वैसे, ये एन भी वैसे, बल्कि ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3 एन, 3 को 1 से किया 3, 91, तो 1 माइनस 3 कितना रहेगा, -2, ये 3 एन, तो बेटा ये माइनस का 2 इधर आ गया, प्लस का 2, ये 3 एन। फिर आगे देख लें ये क्या आ रहा है, 93, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 31 इज इक्वल टू एन आ जाएगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसी तरह बेटा इसका जो अगला क्वेश्चन है, उसमें हमने टर्म टू टर्म रूल सीखना है। वो क्या होता है वो देख लें। टर्म टू टर्म रूल सिंपल है, सबसे सिंपल यही है कि आपने जो टर्म फाइंड करनी है उसको, उससे पिछली टर्म को लिखना है, फिर आपने प्लस करना है कॉमन डिफरेंस, यही टर्म टू टर्म रूल। मिसाल के तौर पर मैंने 7वीं टर्म फाइंड करनी, तो मैं इससे पिछली टर्म क्या होती है 6, तो मैं लिखूंगा a6 प्लस मैं क्या कर दूंगा कॉमन डिफरेंस, यही टर्म टू टर्म रूल। अब वो हमें बता देगा सवाल में कि आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हम बनाएंगे, तो फार्मूले से हमने वो फाइंड करना। जैसे ये सवाल उसने अगर बात की जाए 6 का फर्स्ट पार्ट, 6 के फर्स्ट पार्ट में हमें जी बेटा उसने 6 के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हमने दो सीक्वेंस की टर्म्स आगे बतानी है, अगली दो, जिसमें जैसे उसने हमें कितनी दे दी हैं, उसने 3 टर्म्स हमें दे दी हैं, पूछी कौन कौन सी है, A4 और A5 हमसे पूछ ली। ऐसे नेक्स्ट 2 टर्म तुम्हारा यही बनेगा ना, A4 और A5। तो देखें ये हमारा पहले कुछ डाटा लिख लें। ये हमारी बेटा पहले A1 कितना होगा, देखो सवाल के अंदर 2 आ रहा है। A3 कितना आ रहा है, ये देखो 14 आ रहा है। डिफरेंस क्या होगा, किसी दो को माइनस कर लें, मैंने 8 और 2 को माइनस किया, कितना आ गया, यानी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। अब बेटा A4 फाइंड करना है, तो A4 से पिछली वैल्यू क्या होती है A3, तो इसमें D प्लस कर दें, A3 प्लस D, तो A3 की वैल्यू 14 है, D की वैल्यू 6 जमा कर दें। तो इस तरह A5 भी ऐसे निकाला, तो A5 से पिछली A4 है, उसमें D प्लस करके, ये है टर्म टू टर्म रूल। अब बेटा आखिरी क्वेश्चन है जिसमें हमने पढ़ना है, आखिरी क्वेश्चन में हमने पढ़ना है पोजीशन टू टर्म रूल, पोजीशन टू पोजीशन रूल। तो उसको आप समझ लें, उसका मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ कि कैसे करने हैं। बेटा ये हमें टर्म दी है, ये वाली देखें, ये नजर आ रहा है ना, ये सॉरी ये सीक्वेंस दी है और सीक्वेंस की कुछ टर्म्स दी हैं, इसकी हेल्प से हमने ये A13 फाइंड करना है, पोजीशन टू पोजीशन रूल। तो आपने उसके लिए क्या करना है, इस तरह एक 3 कॉलम 3 रोज बना लिए, पहली में पोजीशन लिखनी है, अगली में टर्म लिखना है और तीसरी में क्या लिखना है, रूल। साफ ज़ाहिर है, फिर पोजीशन पहली पोजीशन वाली टर्म, दूसरी पोजीशन, तीसरी, चौथी और 13 वाली भी हमने मालूम करनी है। तो पहली पोजीशन पर टर्म कौन सी आ रही, 15, तो यहाँ पे 15 लिख दिया, दूसरी पे 21 आ रही, तीसरी पे 27, चौथी पे 33 आ रही है, 13 वाली हमने मालूम करनी। तो रूल क्या है, तो रूल हो सकता है आपके ज़हन में कोई और भी हो, लेकिन एक रूल तो ये है कि हर टर्म कैसे आ रही है, आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें 9 प्लस करें। पहली टर्म कैसे आई, पहली टर्म का रूल क्या है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस क्या कर देना, 9 कर देना। और दूसरी टर्म में अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 9 ही करना है। देखो 6 को 2 से करेंगे 12, 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21। तीसरी टर्म क्या है, तीसरी टर्म 27 है, ये कैसे आएगी, अब 6
जिस जो भी टर्म हमने मालूम करनी है ना उसकी पोजीशन को देखना है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 9 कर देना, तो वो आ जाएगा। जैसे चौथा है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9, तो 13 भी ऐसे ही मालूम हो जाएगी। 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 13 वाली पोजीशन पे है ये, तो प्लस 9 कर देंगे तो ये बेटा 87 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 87। इसी तरह बेटा हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह करना है। ये हमें कुछ टर्म उसने दी है, तो हम देखेंगे ये कैसे यानी इसको हैंडल करना है। तो पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 41 वाली टर्म हमने इसकी फाइंड करनी है। तो पोजीशन 1 पे टर्म क्या आ रही? 2, पोजीशन 2 पे कितनी आ रही? 9, पोजीशन 3 पे 16 आ रही, 4 पे 23 आ रही, 41 वाली फाइंड। तो इस पर जो रूल है वो गौर से देखें। हर टर्म कैसे आ रही? 7 को आपने क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 माइनस करना है उसमें। हो सकता है आपके जहन में कोई और रूल हो, तो 7 2 बार 14, 14 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 7 को सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे 1 है ना, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 7 में से 5 माइनस किए 2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 14, 14 में से 5 किए 9, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह यानी हर नंबर को जो हर टर्म जो मालूम करनी है उसकी पोजीशन देखनी है। अगर वो जिस पोजीशन पे उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 5 माइनस करने, तो इस तरह ये 41 वाली हमने मालूम करनी थी, तो 7 को 41 से मल्टीप्लाई किया, उसमें से 5 माइनस करना, तो बेटा ये 282 आ जाएगा। तो इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज पूरी होती है। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।